नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम मोड़ की। एक ऐसा दौर जहां उम्मीदें टूट रही थीं, रणनीतियां बदल रही थीं और एक बहुत बड़ा आंदोलन एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले रहा था। जी हां, ये कहानी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे और शायद सबसे नाटकीय फेज की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर जिस आंदोलन ने एक वक्त पर ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी, वो अचानक अपनी धार कैसे खो बैठा? कैसे उसकी आग ठंडी पड़ गई? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में इसी गुत्थी को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 1931 से। जगह थी लंदन। मौका था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। उम्मीदें उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन हाथ लगी सिर्फ निराशा। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक इसी समय भारत में सत्ता का चेहरा भी बदल रहा था। लॉर्ड इरविन जा चुके थे और उनकी जगह ली थी एक नए वाइसरॉय ने, लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन का इरादा बातचीत का बिल्कुल नहीं था। वो टकराव चाहते थे और उन्होंने आते ही मानो खेल के सारे नियम ही बदल दिए। तो एक तरफ कांग्रेस ने आंदोलन दोबारा शुरू करने का फैसला किया और दूसरी तरफ विलिंगटन की सरकार, वो तो जैसे तैयारी बैठी थी। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और वो तारीख थी 4 जनवरी 1932। इस दिन ब्रिटिश हुकूमत ने दमन का, सप्रेशन का एक ऐसा चक्र चलाया जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें थीं एक टूटे हुए वादे में। मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की नाकामी में, जहां भारत की आवाज को, भारत की उम्मीदों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। तो आखिर कांग्रेस ने दोबारा आंदोलन का रास्ता क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह थीं। सबसे पहली बात तो यही कि लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से फेल हो गया। दूसरे, गांधी जी वहां से खाली हाथ लौटे और बहुत ज्यादा निराश थे। और शायद शायद सबसे बड़ी वजह थी नए वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन। उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट को मानने से ही इनकार कर दिया, उसे बिल्कुल ताक पर रख दिया। तो एक तरह से देखें तो कांग्रेस के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल तो बजा दिया, लेकिन इस बार सरकार पहले से कई ज्यादा तैयार थी। विलिंगटन ने लोहे के हाथों से जवाब देने की ठान रखी थी और सरकार ने जो दमन चक्र चलाया वो अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। इस आंदोलन को सिर उठाने से पहले ही कुचल दो, और इसके लिए उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 तरफा हमला किया। सबसे पहले लीडरशिप को निशाना बनाया गया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी, सरदार पटेल, मतलब जितने भी बड़े नेता थे, सबको जेल में डाल दिया गया। फिर संगठन की कमर तोड़ी गई। कांग्रेस और उससे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं थीं, सबको इलीगल घोषित कर दिया। और आखिर में रिसोर्स छीन लिए गए। पार्टी के सारे फंड जब्त कर लिए। औरतों और गांधी आश्रमों तक पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि इसे सिविल मार्शल लॉ का नाम दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार ने ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस पास कर दिए जिनसे अधिकारियों को अनलिमिटेड पावर मिल गई। वो किसी को भी कभी भी बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तार कर सकते थे। ये एक तरह का अघोषित मार्शल लॉ ही था। और सोचिए, इस दमन और तनाव के माहौल के बीच गांधी जी जेल में थे, लेकिन वहां भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। यरवदा जेल में रहते हुए उन्होंने प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो बाद में सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के नाम से छपा। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि इतने मुश्किल वक्त में भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी मजबूत थी। एक तरफ तो सरकार का दमन चल ही रहा था, लेकिन आंदोलन को सबसे बड़ा झटका वो बाहर से नहीं बल्कि एक ऐसी घोषणा से लगा जिसने आंदोलन की आत्मा पर ही चोट कर दी, और वो था कम्युनल अवार्ड। इसने आंदोलन पर एक डिसाइसिव ब्लो, एक निर्णायक वार किया। इसका असर कितना गहरा था, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, आंदोलन का मकसद क्या था? भारत को एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ना और पूर्ण स्वराज हासिल करना, है ना? लेकिन कम्युनल अवार्ड ने ठीक इसका उल्टा कर दिया। इसने भारतीयों को ही धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग चुनावी गुटों में बांट दिया। तो अब जो नेशनल फोकस स्वराज पर था, वो हटकर आपसी मतभेदों पर आ गया। और ये घोषणा की गई थी 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल
यानी फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा हथियार था। और इसने आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब सोचिए, एक तरफ सरकार का दमन और दूसरी तरफ ये अंदरूनी विभाजन। इस दोहरे वार से आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़नी ही थी। अब वो एक जन आंदोलन से धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट यानी एक रणनीतिक वापसी की तरफ बढ़ रहा था। देखिए, ये आंदोलन अचानक खत्म नहीं हुआ, ये धीरे धीरे धीमा पड़ा। मई 1933 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया। इससे देश का ध्यान थोड़ा बढ़ गया। फिर जब ये लगने लगा कि अब मास मूवमेंट मतलब बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाना मुश्किल है, तो अगस्त 1933 में स्ट्रैटेजी बदली गई। इसे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस यानी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा में बदल दिया गया। और फिर आखिरकार अप्रैल 1934 में इसे औपचारिक तौर पर वापस ले लिया गया। लेकिन क्या इसे एक हार मान लेना चाहिए, या फिर ये गांधी जी की सोच में, उनकी प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा बदलाव था? क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी ने अपनी पूरी ऊर्जा एक दूसरी लड़ाई पर लगा दी। एक ऐसी लड़ाई जो शायद राजनीतिक आज़ादी से भी ज्यादा बड़ी थी। ये लड़ाई थी समाज के अंदर की बुराई छुआछूत के खिलाफ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। उनका मानना था कि राजनीतिक आज़ादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हमें सामाजिक आज़ादी ना मिले। और इसी सोच के साथ अक्टूबर 1934 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लिया, यहाँ तक कि कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को जल्दी से समेटते हैं, खास तौर पर उन सभी के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये की फैक्ट्स रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो 3 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हैं। पहला, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया और इसका सबसे बड़ा असर था राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करना। दूसरा, इंडिविजुअल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई 1 अगस्त 1933 को, जो मास प्रोटेस्ट से हटकर एक नई रणनीति थी। और तीसरा, आंदोलन को औपचारिक रूप से वापस लिया गया अप्रैल 1934 में। ये तारीखें और उनका महत्व दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिलता है? 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, लॉर्ड विलिंगडन की सरकार का जबरदस्त दमन एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरी, कम्युनल अवार्ड वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आंदोलन को अंदर से तोड़ कर रख दिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, इस दौर का अंत सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि गांधी जी का हरिजन कल्याण की तरफ एक स्ट्रेटेजिक पिवट था, एक सोचा समझा बदलाव। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हमारा मकसद है सभी प्रतियोगी और स्कूली परीक्षाओं के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना। और आखिरी में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी वाकई एक नाकामी थी, या फिर ये एक रणनीतिक कदम था जिसने देश के एक और बहुत जरूरी मुद्दे यानी सामाजिक सुधार को और ज्यादा मजबूती दी? ऐसे ही और भी विषयों पर गहराई से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करना न भूलें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।